जो मैं मलाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से, मेरा नाम अजीता विपिन दुबे। आनुवंशिकता और पर्यावरण वो पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें जो हमारा मेन मुद्दा है, वो है वंशागति। आनुवांशिकता क्या होती है, वो हम देखेंगे, लक्षण क्या है, फिर हम लोग देखेंगे डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है, जैसे कभी-कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा और आपने देखा होगा अपने आप को, तो आप ये बोलते होंगे, "अरे! मेरे त्वचा का रंग तो दादा जैसा है या फिर मेरी त्वचा का रंग तो दादी जैसा है।" देती हूँ, तो जी, सब एक तो ये विविधता किस कारण होती है, उसका मतलब रीज़न क्या है, वो इस हम लोग लेसन में देखेंगे। तो जैसे आप लोग को पता है बच्चों, जैसे अगर मुझे कोई दीवार बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ईंट चाहिए होता है। तो हर एक-एक ईंट को जोड़कर हम एक दीवार को खड़ी करते हैं। तो वैसे जो हमारा शरीर होता है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने चित्र दिखाया है, एक लड़का है यहाँ पर और यहाँ पर सेल, सेल मतलब हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिकाएँ बनती है, फिर ऊतक बनता है, फिर अंग बनता है, फिर अलग-अलग अंग संस्थान का निर्माण होता है और उसके बाद जाके पूरे सजीव का निर्माण, पूरे मनुष्य का निर्माण होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक में हमारे केंद्रक आम्ल में हमारे जो मेन जो घटक है, जो विविधता के लिए जो ज़िम्मेदार होता है, मतलब हम सभी एक-दूसरे से अलग दिखते हैं, तो जो विविधता के लिए जो मेन घटक है, जो ज़िम्मेदार है, वो है हमारा क्रोमोसोम्स, जो होता है डीएनए। ये डीएनए जो है वो गुणसूत्र है, जो हमारे कोशिका में केंद्रक के अंदर जो है वो पाया जाता है और इसी के वजह से हमें विविधता जो है वो देखने को मिलती है। तो ये मेन घटक है डीएनए, जिसकी वजह से कोशिका जीवित होती है, जिसकी वजह से कोशिका अपना कार्य कर पाती है और जिसकी वजह से हम एक-दूसरे से अलग दिखते हैं। हमारे पापा-मम्मी के या हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो उनकी जो मानसिक और शारीरिक लक्षण हैं, जो हम में आते हैं, तो उसका जो मेन कारण है वो है डीएनए, जो हमारी कोशिका में, जो केंद्र के अंदर जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर डीएनए के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो जो डीएनए है वही मुख्य घटक है आनुवांशिकता के लिए। नेक्स्ट, तो जैसे कि आप लोग को एक परिभाषा दिया हुआ है किताब में, वंशागति, जिसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो सजीवों के गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे संक्रमित होते हैं? मतलब एक पीढ़ी से जो गुणधर्म है वो दूसरी पीढ़ी में कैसे पास होते हैं? इसका सामान्य रूप से जो एक शाखा है, जो इसका अध्ययन करती है, इन जनुकों का, जनुक मतलब डीएनए, जो डीएनए का विशिष्ट खंड होता है, उसको बोलते हैं जनुक। तो जीव विज्ञान की एक शाखा है, जो इसका अध्ययन करती है और इसी शाखा को हम बोलते हैं आनुवंशिक विज्ञान। इसी शाखा को हम बोलते हैं आनुवांशिक विज्ञान। अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो जो डायग्राम में मैंने दिखाया है, अगर आप देखोगे तो जो चेहरे की रचना होती है, वो एक-दूसरे से अलग होती है। फिर किसी-किसी के नाक की रचना देखो अलग होती है, किसी-किसी के नाक की रचना यहाँ पर देखो अलग होती है। होठों की रचना में भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। फिर कान की रचना में, उसके बाद कपाल पर जो बालों का कोण होता है, किसी-किसी का देखो इस तरह से दिखाई देता है और किसी-किसी का हमें ऐसे ही सिंपल जो हम लोग देखते हैं वैसा दिखाई देता है। तो ये सब जो होता है, जैसे मैंने डायग्राम जो यहाँ पे दिखाया है डीएनए का, जो पेरेंट्स से मतलब हमारे माता-पिता से बच्चों में जो है वो संक्रमित होता है, पास होता है। तो यही जो है वो आनुवंशिकता के लिए जो है वो ज़िम्मेदार होता है। जैसे हम देखते हैं ना बच्चों, कि कोई किसी-किसी के रंग में अंतर होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, तो कोई सांवला होता है, किसी-किसी की लंबाई बड़ी होती है, किसी-किसी की छोटी होती है। तो यह उसके आनुवांशिकता पे निर्भर करता है। मतलब जिस पीढ़ी से उसे ये गुणधर्म जो है वो प्राप्त हुआ है उसके माता-पिता के द्वारा।
यहाँ पर जैसे मैंने आपको परिभाषा दी हुई है आनुवांशिकता की, तो माता और पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण, माता और पिता के जो शारीरिक और मानसिक लक्षण हैं, संतति मतलब संतान, जो संतान में संक्रमित होने की प्रक्रिया है, इसी को हम बोलते हैं आनुवंशिकता। इसीलिए हम देखते हैं कुत्ते के बच्चे कुत्ते के समान होते हैं, कबूतर के बच्चे कबूतर के समान, और जो मानव की संतान होती है, वो मानव के समान होती है। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे जो पैरेंट 1 है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे पापा हो, चाहे अपनी मदर हो, माँ हो, और पैरेंट 2 मतलब एक को आप फादर कंसीडर करो और एक को आप मदर कंसीडर करो। तो जैसे अगर फादर की आँख ब्लू कलर की है, आँखों की जो पुतलियों का रंग है अगर वो ब्लू कलर का है, और जो अगर माता की आँखों की पुतलियों का रंग अगर ग्रीन कलर का है, तो जो उसका जो उनके जो संतान होती है, बच्चे में उसके 50% मतलब 50% चांसेज़ है ग्रीन कलर मतलब उसके माता का कलर उसे प्राप्त होने का, 50% चांसेज़ है उसे जो ब्लू कलर मिले उसे फादर की तरफ से मिल रहा है, और या फिर 0% चांसेज़ है कि उसकी आँख का रंग जो है वो एकदम अलग होगा, मतलब ब्राउन कलर होगा, जो किसी भी पेरेंट्स में नहीं है, ना मदर में है, ना फादर में है। और जैसे कि ये वाला जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, आप उसमें देख सकते हो कि यहाँ पे जो फादर है, उसका बिग नोज़ है। बिग नोज़ मतलब लंबी नाक है, और जो मदर है, उसके जो आईब्रोज़ हैं, वो मोटे हैं। तो यहाँ पर आप जो देखोगे जो बच्चे को, जो संतान को जो गुण जो है वो प्राप्त हुए हैं, मानसिक और जो शारीरिक लक्षण जो मिले हैं, उनके पेरेंट्स से, माता और पिता से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसको फादर से उसके मतलब उसके पापा से उसको लंबी नाक मिली है, और उसके मदर से मतलब माँ से उसको ये जो मिले आईब्रोज़, थोड़े मोटे आईब्रोज़ उसको उसकी माता से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से जो हमारे शारीरिक और मानसिक लक्षण हैं, वो हमारे माता-पिता से जो संतान में संक्रमित होते हैं, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं आनुवांशिकता। इसीलिए हर एक के बच्चे हर एक के समान दिखते हैं। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अगर अलैंगिक प्रजनन की बात करें, तो वो सिर्फ़ एक ही जनक होता है उसमें, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। जैसे अमीबा और पैरामीशियम, जैसे अमीबा जब अपना अलैंगिक प्रजनन करता है, तो जो अपने आप को वो 2 भागों में किसी भी अक्ष से बाँटता है, और जो उसका जो शिशु होता है, वो सेम अमीबा के जैसा ही दिखता है। उसमें कोई भी भिन्नता हमें नज़र नहीं आती। जबकि लैंगिक प्रजनन में मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष 2 जनक का समावेश होता है, तो जो उसकी संतान को हम देखते हैं, तो उसमें हमें विविधता जो है वो देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा विविधता जो है वो हमें लैंगिक प्रजनन में देखने को मिलती है, जहाँ पे पुरुष और स्त्री का समावेश होता है, और उससे जो होने वाली संतान होती है, उसमें हमें ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। जबकि अलैंगिक प्रजनन में जो शिशु जन्म लेता है या फिर जो शिशु बनता है, वो सेम अपने जनक जैसा जो माता जैसा ही सेम दिखता है। उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम। तो ये डिफरेंस है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में। नेक्स्ट, यहाँ पर बच्चों अगर आप देखोगे, तो मैंने आपको ये गुणसूत्र दिखाया हुआ है। गुणसूत्र मतलब सेम जो मैंने आपको इसके पहले वाले डायग्राम में दिखाया था। देखो यहाँ पर, जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, और ये केंद्रक जो है वो केंद्रक के अंदर हमें गुणसूत्र दिखाई दे रहा है। तो गुणसूत्र किसका रूप है? वो डीएनए का ही रूप है गुणसूत्र। वो इस रूप में हमें कोशिका विभाजन के समय देखने को मिलता है। देखो बच्चों, जब आपको कभी घाव लगता है, तो आप देखते हो कि वहाँ की स्किन आपकी निकल जाती है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको दवा वगैरह करता है। फिर उसके बाद वो बुलाता है आपको 5 दिन के बाद आना, 6 दिन के बाद आना। तो घाव जो है वो पूर्ण रूप से भर जाता है। तो वो घाव कैसे भर गया? डॉक्टर ने जो दवा लगाया, वो तो इसलिए लगाया है कि इन्फेक्शन नहीं हो, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो, वो आप और वो जल्दी आपका घाव भर जाए। लेकिन वो घाव भरा कैसे? तो वो घाव भरता है कोशिका विभाजन की वजह से। कोशिकाएँ अपने आप को विभाजित करती हैं, 1 से 2, 2 से 4, और कोशिका विभाजन में जो मेन भूमिका निभाता है, वो है डीएनए, गुणसूत्र। तो ये जो गुणसूत्र का ये जो रूप है, वो हमें कोशिका विभाजन के समय जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो ज़रा ये वाली स्लाइड में, यहाँ पर मैंने आपको वो बताया है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र मतलब 23 जोड़ी। 23 जोड़ी, 23 धन 23 बराबर 46। तो 46 गुणसूत्र जो है वो मनुष्य में पाया जाता है।
अगर आप देखोगे तो सबके आकार में यहाँ पे भिन्नता है। ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, 5वीं जोड़ी, ऐसे लेकर पूरी 23वीं जोड़ी रहती है। 23 जोड़ी तक होता है। तो 23 जोड़ी मतलब 46, एक जोड़ी में होता है 2। तो इस तरह से 46 गुणसूत्र जो है वो हमें मनुष्य में देखने को मिलते हैं। सबके आकार में भिन्नता होती है। इसमें से 22 जोड़ी जो रहती है, अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10th, 11, 12th, ऐसे लेकर अगर मैं 22 तक आऊँ, तो ये 22 जोड़ी तक अलिंगी होता है गुणसूत्र। अलिंगी मतलब जो लिंग डिसाइड ना करे कि लड़का है या लड़की। अलिंगी मतलब जो हमारे दूसरे मतलब जो अलग विशेषताओं पर ध्यान देता है। और जो 23वां गुणसूत्र है, जो कि लिंग डिसाइड करता है कि होने वाली संतान लड़का है या लड़की। तो ये 23वां जो गुणसूत्र है, जो फर्स्ट वाली जोड़ी है वो एक्स और एक्स है, जो कि स्त्रियों में होती है। और जो सेकंड वाली जोड़ी है, जो कि एक्स और वाई है, जो कि पुरुषों में पाई जाती है। आपको पता है बच्चों, अगर स्त्रियों की तरफ से एक्स गुणसूत्र और पुरुष की तरफ से अगर एक्स गुणसूत्र आता है, तो होने वाली संतान लड़की होती है। और अगर स्त्री की तरफ से तो हर बार एक्स गुणसूत्र ही आएगा, क्योंकि 23वीं जोड़ी में एक्स और एक्स ही होता है, जबकि पुरुषों में एक्स और वाई होता है। तो अगर पुरुष की तरफ से वाई गुणसूत्र आ रहा है और स्त्री की तरफ से एक्स गुणसूत्र आ रहा है, तो होने वाली जो संतान है, होने वाला संतान जो है, वो लड़का होता है। तो यहाँ पर जो 23वीं जोड़ी है वो लिंग गुणसूत्र होती है। लिंग गुणसूत्र मतलब जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि होने वाली संतान जो है वो लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको जो मेरा मेन पर्पस है, जो मैंने आपको दिखाया है, ये गुणसूत्र की सारिणी, तो इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर एक जोड़ी से ऐसा ही सेम एक जो ये जोड़ी जो है वो सेम मदर में होती है और सेम यही जोड़ी जो है वो फादर में होती है। खाली कौन-सी जोड़ी अलग रहती है? लास्ट वाली 23वीं जोड़ी अलग रहती है। 23वीं जोड़ी में जो फर्स्ट वाला है एक्स और एक्स, वो मदर में रहेगा और जो ये वाला एक्स और वाई है वो फादर में रहेगा। तो हमें अपने फादर और मदर से हर एक जोड़ी का एक-एक गुणसूत्र जो है वो प्राप्त होता है। हर एक जोड़ी में से एक-एक गुणसूत्र जो है वो हमें अपने मदर से और फादर से प्राप्त होता है, तब जाके हमारी पहली जोड़ी बनती है। वैसे ही दूसरी जोड़ी में से एक मदर से प्राप्त होगा और एक फादर से प्राप्त होगा गुणसूत्र, तो हमारी दूसरी जोड़ी तैयार होगी। ऐसे ही करके हमारी पूरी 23वीं जोड़ी तैयार होती है और ऐसे करके पूरा 46 गुणसूत्र जो है वो मनुष्य में पाया जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा, डायग्राम में आप यहाँ पे देख रहे हो, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 23 गुणसूत्र अंड कोशिका में होता है स्त्री के और 23 गुणसूत्र जो है वो पुरुष के शुक्र कोशिका में होता है। तो यहाँ का 23 प्लस यहाँ का 23 जब दोनों का फलन होता है अंड अंड कोशिका और शुक्र कोशिका का, तब जाके जो एग बनता है, फर्टिलाइज्ड एग जिसे बोलते हैं, फलन हुआ एग, जो कि बच्चे का रूप ले लेता है और गर्भाशय की दीवार पर जाकर लग जाता है। तो उस बच्चे में अब टोटल 46 गुणसूत्र जो है वो हो गए। 23 उसके मदर से और 23 उसके फादर से। और इस तरह से यहाँ पर लिंग डिसाइड होता है कि होने वाली संतान लड़की है या फिर लड़का। मतलब यहाँ पे मेरा जो मेन मुद्दा है, वो मुझे ये बताना है कि जो भी आपको गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, वो आपको आधा आपके मदर से मिलते हैं और आधा आपके फादर से मिलते हैं। तो इस तरह 23 और 23 टोटल मिला के 46 गुणसूत्र जो है वो पाया जाता है मनुष्य में। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है परिभाषा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आनुवांशिकता क्या होती है। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, वो है डीएनए का डायग्राम। डीएनए जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यही डीएनए होता है। मतलब ये जो डीएनए होता है वो कोशिका के पूरे कार्य पर नियंत्रण रखता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगर डीएनए नहीं होगा तो कोशिका मृत कहलाएगी। कोशिका कोई भी अपना कार्य नहीं कर पाएगी। एक तो जो प्रथिन होता है जो हमारे हमें भोजन से प्राप्त होता है और दूसरा प्रथिन जो हमारे अंदर जो निर्माण होता है, उसका जो मेन घटक है वो है डीएनए। डीएनए के ऊपर कोडिंग होता है। डीएनए को पता है कि मुझे कौन से प्रथिन का निर्माण करना है और उसके बाद वो प्रथिन हमारे शरीर में तैयार होता है और उसी से हमारे शरीर का
निर्माण होता है। जब आपने जन्म लिया तो आप छोटे शिशु थे। उसके बाद धीरे-धीरे आपकी लंबाई वगैरह, आपके शरीर का विकास हुआ, आपके शरीर का निर्माण हुआ, तो उसका जो मेन घटक है वो है डीएनए। डीएनए में जानकारी होती है कि मुझे कौन से प्रोटीन का निर्माण करना है और उस प्रोटीन का जब निर्माण होता है, तब जाके हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो जो हमारा मेन घटक है, जो शरीर निर्माण के लिए ज़िम्मेदार होता है, वो है डीएनए। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक की जानकारी होती है, वो डीएनए में होती है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के जिस खंड में, मतलब अगर मैं इसका छोटा-सा एक भाग ले लूँ, कोई भी छोटा-सा जैसे धागा होता है, अगर मैं धागे को कट कर दूँ, अलग-अलग पीसेस में बाँट दूँ, तो वैसे डीएनए का भी अगर मैं अलग-अलग खंड कर दूँ, तो हर एक-एक खंड में उसके प्रोटीन का, मतलब कौन से प्रोटीन का निर्माण करना है, उसके बारे में विशिष्ट जानकारी संग्रहित होती है और उस खंड को, जो प्रोटीन बनने वाला है, डीएनए के उस खंड को, उस प्रोटीन का जनुक कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप सुनोगे तो कन्फ्यूज़ मत होना। जनुक का मतलब होता है डीएनए का वह खंड जो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो डीएनए का जो हर एक खंड है, अगर मैं कहीं भी देख लो, अगर आप रेड मार्क देखोगे, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करूँ तो ये एक खंड हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक करूँ तो ये दूसरा खंड हो गया। अगर फिर यहाँ से यहाँ तक लूँ तो मैं तीसरा खंड हो गया। तो इस प्रकार हर एक खंड में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन निर्माण के संबंधी जानकारी संग्रहित होती है। उस खंड को, उस प्रोटीन का जनुक कहते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊँ, तो जनुक मतलब डीएनए का वह खंड जहाँ पे किसी भी प्रोटीन के निर्माण के लिए विशिष्ट जानकारी संग्रहित होती है, उसे बोलते हैं, उस प्रोटीन का जनुक, उस खंड को, उस प्रोटीन का जनुक जो है वो कहा जाता है। क्योंकि डीएनए जो है वो कोशिका के कार्य, वृद्धि और विभाजन को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे प्रधान अणु भी कहा जाता है। इसके बारे में और इसकी रचना जो है वो डिटेल में है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊँगी। यहाँ पर देखो बच्चों, जो मैंने अभी आपको दिखाया था इसके पिछले वाले स्लाइड्स में, गुणसूत्र का जो ये रूप है वो हमें कोशिका विभाजन के समय जो है वो देखने को मिलता है। तो गुणसूत्र जो है वो प्रमुख रूप से डीएनए से बना होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो आपको धागे जैसा स्ट्रक्चर दिया होगा। तो ये धागे जैसा स्ट्रक्चर मतलब क्या? ये डीएनए ही है। ये डीएनए का ही रूप है। पर इस रूप में हमें गुणसूत्र के रूप में, क्रोमोसोम्स के रूप में ये हमें कोशिका विभाजन के समय देखने को मिलता है। तो सजीवों के कोशिका केंद्रक में होने वाले और आनुवांशिक गुणधर्म को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संग्रहित करने वाले इसी घटक को हम बोलते हैं गुणसूत्र। तो ये केंद्रक अम्ल में पाया जाता है और प्रोटीन से बना होता है ये। कोशिका विभाजन के समय अगर हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करें, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करें, तो हमें ये गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और प्रत्येक सजीव में विशिष्ट संख्या में जो है वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे हमारे मनुष्य में मैंने आपको बताया था 46 गुणसूत्र, वैसे ही केकड़ा में होता है 200। फिर मकई जो आपने देखा है, मकई का पौधा उसके अंदर होता है 20, मेंढक के अंदर होता है 26, फिर जो गोल कृमि है उसके अंदर होता है 4, आलू के अंदर 48 और लास्ट में मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र जो है वो डीएनए से बना होता है। मैंने बताया गुणसूत्र मतलब क्या? जो डीएनए का रूप होता है। कोशिका विभाजन के समय यह हमें जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों ध्यान से, तो एक गुणसूत्र बिंदु होता है और ऊपर होती है गुणसूत्र की पी भुजा और नीचे होती है गुणसूत्र की क्यू भुजा। तो ये सब गुणसूत्र की भुजाएँ हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं पी भुजा और नीचे वाले को बोलते हैं क्यू भुजा। तो इसी गुणसूत्र बिंदु की वजह से ही गुणसूत्र के प्रत्येक भाग को, मतलब गुणसूत्र के 2 भाग होते हैं। तो ये नीचे का जो है वो अर्ध वाला भाग है, आधा भाग, और ये ऊपर का आधा भाग है। तो प्रत्येक भाग को हम लोग बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र। और ये जो भाग होते हैं वो गुणसूत्र बिंदु की वजह से होते हैं। और विशिष्ट गुणसूत्र पर गुणसूत्र बिंदु का जो स्थान है वो निश्चित होता है और इसी की वजह से गुणसूत्र के 4 प्रकार है जो हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपको बताया है
गुणसूत्र मतलब अगर जब मैं गुणसूत्र बोलूँ तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। गुणसूत्र मतलब हमारा डीएनए ही है, जो कि हमारी कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। बट ये जो गुणसूत्र है, वो हमें कोशिका विभाजन के समय इस रूप में जो है वो देखने को मिलता है। बट ये है डीएनए जो मैंने आपको यहाँ पर ये वाले स्लाइड में दिखाया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो गुणसूत्र के बिंदु के स्थान के अनुसार इसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है मध्य केंद्र की, दूसरा है उपमध्य केंद्र की, तीसरा है अग्र केंद्री और चौथा है अत्य केंद्री। तो अगर आप पहला वाला देखोगे मध्य केंद्री, तो ये इंग्लिश वर्ड के लेटर वी जैसा दिखता है। देखो यहाँ पर मैं कर भी रही हूँ, रेड कलर से हाइलाइट कर रही हूँ, वी जैसा दिखता है। इन गुणसूत्रों में जो गुणसूत्र बिंदु है वो बीचों-बीच होता है और ये अंग्रेजी के अक्षर वी की तरह दिखता है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपको प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। एग्ज़ाम में ऐसे डायग्राम दिया रहता है और आपको पहचानना रहता है कि वो गुणसूत्र का कौन-सा प्रकार है। तो अंग्रेजी का अगर वी लेटर जैसा दिख रहा है, तो वो है मध्य केंद्री, जहाँ पर जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो बीचों-बीच होता है। और यहाँ पर गुणसूत्रों की जो लंबाई होती है वो जो अर्ध गुणसूत्रों की लंबाई होती है वो समान होती है। समान मतलब एक जैसी इक्वल होती है। और दूसरा है उपमध्य केंद्र की। ये जो है वो अंग्रेजी के लेटर एल जैसा दिखता है और यहाँ पर जो गुणसूत्र बिंदु का जो स्थान है वो मध्य के आसपास होता है और ये जो इंग्लिश का लेटर है एल जैसा दिखता है। इसमें एक अर्ध गुणसूत्र जो है वो दूसरे अर्ध गुणसूत्र से थोड़ा-सा बड़ा होता है। जो तीसरा है बच्चों यहाँ पर है अग्र केंद्री। तो अग्र केंद्री जो है वो इंग्लिश के लेटर अल्फ़ाबेट जे जैसा दिखता है, कैपिटल जे जैसा दिखता है। इस गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु लगभग गुणसूत्र के सिरे के पास होता है। इसमें एक अर्ध गुणसूत्र बहुत ही बड़ा, तो दूसरा जो है वो बहुत ही छोटा होता है। तो ये गुणसूत्रों के जो जो मैं हम जो पढ़ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि गुणसूत्रों के प्रकार कौन-कौन से हैं। मैंने आपको बताया कि जो गुणसूत्र है वो कोशिका विभाजन के दौरान हमें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो देखने को मिलते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय इनके हमें 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। तो पहला हम लोग ने देखा मध्य केंद्र की, उसके बाद देखा हम लोग ने उपमध्य केंद्री, उसके बाद तीसरा हम लोग ने देखा अग्र केंद्री, अब चौथा हम लोग देखेंगे अत्य केंद्री। तो यहाँ पर जो है वो गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु एक सिरे पर होता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये अंग्रेजी के लेटर अल्फ़ाबेट आई जैसा दिखता है और इसमें एक ही अर्ध गुणसूत्र होता है। जैसे बाकी सब में हमें देखो 2-2 दिखाई दे रहे हैं, पर इसमें सिर्फ़ एक ही अर्ध गुणसूत्र जो है वो पाया जाता है और गुणसूत्र बिंदु जो है वो एक सिरे पर होता है यहाँ पर। तो इस तरह से गुणसूत्र के 4 प्रकार हैं, जो हमें कोशिका विभाजन के समय मध्यावस्था में स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। कोशिका विभाजन मतलब जब कोशिकाएँ अपने आप को विभाजित करती हैं, अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। जैसा मैंने आपको उदाहरण देकर बताया कि जब आपको घाव वगैरह लगता है, तो किस तरह से आपका वो घाव भर जाता है, तो वो कोशिका विभाजन की वजह से ही होता है, जिसमें जो डीएनए है, जो डीएनए का जो गुणसूत्र जो मुख्य घटक है डीएनए का, वो जो है वो उसमें मदद करता है। तो इस तरह से हमें 4 जो है वो गुणसूत्र के प्रकार कोशिका विभाजन के समय मध्यावस्था के दौरान जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डीएनए की रचना मैं आप लोग को बताऊँगी, किस तरह से डीएनए की जो रचना है, उसकी खोज की गई है। तो इसके जो मेन वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक वैज्ञानिक ने डीएनए की जो प्रतिकृति वो है तैयार की कि डीएनए किस तरह दिखता है और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो डीएनए का फुल फॉर्म है, जो इसके पहले भी मैंने आप लोग को बताया, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर जो है वो जो गुणसूत्र का जो रूप हमें दिखता है वो कोशिका विभाजन के समय दिखता है, तो गुणसूत्र डीएनए से ही बना होता है। तो 1869 में जब अध्ययन किया गया तो हम सफ़ेद श्वेत रक्त कणिकाओं में जो डब्ल्यूबीसी होता है, हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स 1869 में जब श्वेत रक्त कणिकाओं का अध्ययन किया गया, तो उस समय जो एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। ये जैव रसायन वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस अम्ल की खोज की। तो अगर आप लोग के पास किताब अगर आप लोग सामने रखी हो तो अंडरलाइन कर लो। सन
69 में जब श्वेत रक्त कणिकाओं का अध्ययन किया गया, तो जो एक वैज्ञानिक थे उनका नाम है जैव रसायन वैज्ञानिक जो है फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने जो है वो इस अम्ल की खोज की, डीएनए की। यह अम्ल प्रथम केंद्रक में मिला और इसका नाम इसीलिए रखा गया केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल मतलब देखो यहाँ पर कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला केंद्रक अम्ल। उस दिन इसका नाम जो है वो केंद्रक अम्ल रखा गया। यह कोशिका के अन्य भागों में भी पाया जाता है और जो डीएनए का अणु होता है वो चाहे विषाणु हो, जीवाणु हो, मनुष्य से लेकर सभी सजीवों में जो है वो यह डीएनए जो है वो पाया जाता है, जो कोशिका के कार्य में, वृद्धि में, विभाजन में मदद करता है। इसीलिए इसे प्रधान अणु भी कहा जाता है, मास्टर मॉलिक्यूल। अंडरलाइन करें ना, कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछते हैं प्रश्न, प्रधान अणु क्या होता है? तो डीएनए के अणु का अगर आप देखोगे बच्चों, तो आपको ये दिखाई देगा किस तरह से सर्पिलाकार, सर्प जैसा देखो साँप चलता है, तो किस तरह से एक डिज़ाइन जो क्रिएट होती है, उसी तरह से सेम ये डीएनए की भी डिज़ाइन है। इसे बोलते हैं दोहरा। दोहरा मतलब हमें एक स्ट्रैंड ऐसे दिखाई देगा, फिर दूसरा उस स्ट्रैंड जो है वो दूसरा धागा जस्ट उसके समांतर जो है वो हमें ऐसे देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं दोहरा सर्पिलाकार, सर्प के आकार का। तो डीएनए का प्रत्येक धागा जो है वो न्यूक्लियोटाइड नामक छोटे अणुओं से बना होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या? नाइट्रोजन युक्त वस्तु होती है। डीएनए का जो रचना होता है, उसमें नाइट्रोजन युक्त वस्तुएँ होती हैं। इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज़। तो डीऑक्सीराइबोज़ की एक नाम दिया हुआ है, जो एक प्रकार का शक्कर है, जो इसमें पाया जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबो। और इसको जोड़ता कौन है? तो ये जो न्यूक्लिक अणु को फॉस्फेट की अणु जो है वो जोड़ती है। तो फॉस्फेट अणु से जो है वो ये जो अपना न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़ा हुआ होता है। डीऑक्सीराइबो शक्कर जो है वो जुड़ा होता है और इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हो ए, टी, सी और जी जो लिखा हुआ है ए, टी, सी और जी। यहाँ पे ए का मतलब है एडेनिन, टी का मतलब है थायमीन, जी का मतलब है ग्वानाइन और सी का मतलब है साइटोसिन। तो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जो हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। तो प्रत्येक धागा जो है वो न्यूक्लियोटाइड नामक छोटे-छोटे अणुओं से बना होता है और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसा मैंने आपको बताया एडेनाइन, थायमीन, ग्वानाइन और साइटोसिन। ऐसे 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जिसमें से एडेनाइन जो ए है, वो हमेशा टी के साथ जोड़ी बनाता है। ए की जोड़ी याद रखो हमेशा टी के साथ बनती है और सी की जोड़ी हमेशा जी के साथ बनती है। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है समझने में लेकिन ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। तो ये हमारे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो न्यूक्लियोटाइड उसका हर एक धागा जो है वो न्यूक्लियोटाइड नामक छोटे अणुओं से बना होता है और 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, एडेनाइन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनाइन, जिसमें हमेशा एडेनाइन जो है वो जोड़ी बनाता है थायमीन के साथ और जो साइटोसिन है वो जोड़ी बनाता है गुआनाइन के साथ। तो यहाँ पर जो एडेनाइन और गुआनाइन है, जो एडेनाइन और गुआनाइन है उसको प्यूरिन्स बोलते हैं, अंडरलाइन कर लेना अपनी किताब में। एडेनाइन और गुआनाइन को प्यूरिन्स बोलते हैं और साइटोसिन व थायमीन को पिरिमिडिन्स कहते हैं। एडेनाइन और गुआनाइन की जो जोड़ी है मतलब जो जोड़ी बनती है वो ए और टी की बनती है, बट इसमें एडेनाइन और गुआनाइन को प्यूरिन्स कहते हैं, तो साइटोसिन और थायमीन को पिरिमिडिन्स कहते हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है डीएनए की रचना, जो आपको ऊपर दिखाया गया है किताब में पेज नंबर 182 पे और यहाँ भी मैंने दिखाया है कि किस तरह कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, गुणसूत्र के रूप में वो हमें कोशिका विभाजन के रूप में कोशिका विभाजन के समय देखने को मिलता है और उसके बाद में ये डीएनए। फिर जैसे ही डीएनए की मतलब जैसे ही इसकी खोज हुई, वैसे ही 1953 में सन 1953 में वाटसन और क्रिक नामक जो 2 वैज्ञानिक हैं, जिनका देखो फ़ोटो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इस अणु की जो है वो रचना तैयार की। मतलब ये जो रचना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इस रचना को इन वैज्ञानिकों ने ही इसकी प्रतिकृति जो है वो तैयार की। तो इस प्रतिकृति में इन्होंने ऐसा बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड के 2 समांतर धागे हैं, वो एक दूसरे के साथ लपेटे हुए हैं। अभी आपको मैं ये पीपीटी जो स्लाइड्स खत्म होने के बाद मैं आपको इसका डायग्राम जो है दिखाऊँगी। मैंने इसका और एक डायग्राम रखा है।
तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि जो इसकी रचना है वो द्विसर्पिल रचना है। ऐसा लगता है जैसे कोई सीढ़ी हो, जैसे हमने हाथ में कोई सीढ़ी लिया है और उसको निचोड़ा गया हो। तो वैसी रचना ये जो है वो डीएनए की दिखती है। द्विसर्पिल रचना, इस रचना की तुलना निचोड़ी हुई लचीली सीढ़ी से जो है वो की जाती है। जैसे आप इमेजिन करो कि एक सीढ़ी है और उसको हमने ऐसे ट्विस्ट कर दिया है। जैसे हमने उसको निचोड़ा है, तो वैसी रचना जो है वो हमारे डीएनए की जो है वो देखने को मिलती है। तो न्यूक्लियोटाइड की रचना में अगर हम देखेंगे तो शर्करा का एक अणु होता है और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमीन और एक फास्फोरिक अम्ल जो है वो जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट जो मैंने बताया आपको ए जुड़ा होता है टी के साथ और सी जुड़ा होता है जी के साथ। तो एडेनाइन हमेशा जोड़ी बनाता है थायमीन के साथ और ये जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। जो ए और टी, सी और जी जो जुड़े हुए होते हैं आपस में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। ए हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड मतलब दोहरा बंध बनाता है टी के साथ और सी जो है वो साइटोसिन तिहरा बंध बनाता है ट्रिपल बॉन्ड गुआनाइन के साथ। तो इस तरह से ए और टी की डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और जी और सी साइटोसिन और गुआनाइन ट्रिपल बॉन्ड तिहरे बंध से जो है वो जुड़ते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक खंभा जो है वो ये बारी-बारी से जुड़े हुए शर्करा के अणु और फास्फोरिक अम्ल से बनता है और सीढ़ी का जो प्रत्येक पायदान है वो हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है जिसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया। एडेनाइन की जोड़ी थायमीन के साथ और गुआनाइन की जोड़ी जो है वो साइटोसिन के साथ बनती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। ये जो स्ट्रैंड है, ये जो एक धागा है और ये दूसरा धागा है, ये बनता है शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से। और यहाँ पर जो इन लोगों ने डायग्राम में दिखाया है ऑरेंज कलर और रेड कलर और ग्रीन कलर और येलो कलर। तो एडेनाइन की जोड़ी दिखाई है थायमीन के साथ और गुआनाइन की जोड़ी दिखाई है साइटोसिन के साथ। नेक्स्ट देखो। आपको ये बताया हुआ है डायग्राम यहाँ पे पेज नंबर 182 पे जनुक मतलब प्रत्येक गुणसूत्र जो है वो डीएनए के अणु से ही बनते हैं और जो भी हम लोगों ने देखा कि यह जो गुणसूत्र होते हैं वही आनुवांशिक लक्षण जो है वो माता और पिता से उनकी संतान सर में 11:30 बजे के लेक्चर में अभी आने का है। हेलो टीचर 11:30 बजे का लेक्चर अभी। जो नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए भी कोशिका का दूसरा जो है वो महत्वपूर्ण न्यूक्लिक अम्ल है। यह अम्ल भी राइबो शर्करा इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। फॉस्फेट का अणु यहाँ पर उसमें और डीएनए में क्या अंतर है कि यहाँ पर जो होता है वो एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, यहाँ पर थायमीन नहीं होता। यहाँ पर थायमीन की जगह जो है वो यूरासिल पाया जाता है। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा एडेनाइन की जोड़ी होती है थायमीन के साथ डीएनए में, बट यहाँ पर जो एडेनाइन की जोड़ी होती है वो यूरासिल के साथ होती है। तो यहाँ पर अणु गुआनाइन, साइटोसिन और एडेनाइन व यूरासिल ये 4 नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो है वो इनसे जो है वो मिलकर हमारा आरएनए बनता है। तो डीएनए के ऊपर तो कोड है कि मुझे कौन-सा प्रोटीन बनाना है, पर उसको बनाने में हेल्प करता है हमारा आरएनए। तो अपनी रचना के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। पहला है राइबोसोमल आरएनए जिसे बोलते हैं आरआरएनए, दूसरा है मैसेंजर एमआरएनए जिसे बोलते हैं एमआरएनए और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए जिसे बोलते हैं टीआरएनए। तो इस प्रकार कार्य और रचना के अनुसार 3 प्रकार है आरएनए के आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो सबसे पहले जो भी डीएनए के ऊपर जो भी जानकारी होती है कि मुझे कौन से प्रोटीन का निर्माण करना है, तो सबसे पहले कोशिका के केंद्रक के अंदर एमआरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए के ऊपर जो भी कोडिंग सीक्वेंस होता है, उसके अनुसार एमआरएनए का निर्माण होता है। वो एमआरएनए वो कोडिंग, वो सीक्वेंस जिसका प्रोटीन बना मतलब जो प्रोटीन बनना है, वो कोडिंग लेकर कोशिका द्रव में आता है और वहाँ पे
राइबोसोम से जुड़ जाता है। आरआरएनए मतलब यह राइबोसोम क्या है? यह मेन घटक है, मतलब इसे बोलते हैं प्रोटीन का एक, मतलब प्रोटीन निर्माण का एक घर है, जहाँ पर प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो ये एमआरएनए वो कोडिंग सीक्वेंस लेकर राइबोसोमल आरआरएनए के पास आता है और उसके बाद जो टीआरएनए होता है, ट्रांसफर टीआरएनए, जो भी एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस होता है, उसके अनुसार जो भी अमीनो अम्ल लेकर आना है, तो वो टीआरएनए लेकर आता है एमआरएनए के पास और इस तरह करके जो बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं और महाअणु प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि हमारे शरीर के कार्यों जो कि हमारे शरीर निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार जो आरएनए के 3 प्रकार हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, इस तरह से प्रोटीन निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आरएनए जो है वो प्रतिलेखन करता है, फिर भाषांतरण होता है कि कौन-सा मुझे कौन से कोड के अनुसार कौन-सा अमीनो अम्ल लेकर आना है और उसके बाद स्थानांतरण होता है 1 बाय 1 करके। अमीनो अम्ल बहुत सारे जुड़ते हैं आपस में, जो कि टीआरएनए लेकर आते हैं और इस तरह से सब अमीनो अम्ल जुड़कर आपस में महाअणु प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, तो इनकी रचना कैसी होती है, आरएनए के कितने प्रकार हैं, उनके कार्य के अनुसार डीएनए की खोज किसने की, उसके बाद किस तरह से कौन से वैज्ञानिक ने इनकी प्रतिकृति तैयार की सन 1953 में, क्या होती है आनुवांशिकता, क्या होती है वंशागति, गुणसूत्र कितने होते हैं, कैसे होते हैं, लिंग कैसे निर्धारित होता है, वो आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो? 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 हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। हाँ, हाँ बेटा बोलो। अणुसूत्र क्या है, उनके प्रकार स्पष्ट कीजिए। किसके, किसके, किसके? अणुसूत्र क्या है, उनके गुणसूत्र? प्रकार स्पष्ट कीजिए। हाँ, अणुसूत्र नहीं है वो, अणुसूत्र नहीं है बेटा, गुणसूत्र है। हेलो? सॉरी टीचर, हाँ, गुणसूत्र मेरी क्या आवाज़, है, हाँ, उनके वो प्रकार गुणसूत्र क्या स्पष्ट है? कीजिए। हाँ, ये जो गुणसूत्र क्या है, ये जो मैंने आप लोग को बताया ना गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र मतलब क्या? गुणसूत्र डीएनए का ही रूप होता है। वो गुणसूत्र हमें इस रूप में जो है वो कोशिका विभाजन के समय देखने को मिलता है। मध्यावस्था में कोशिका विभाजन मतलब जब कोशिका अपनी संख्या को बढ़ाती है, तो उस दौरान वो हमें 4 रूप में दिखाई देता है। जो पहला तुमको लिखना है मध्य केंद्र की, फिर उपमध्य केंद्र की, फिर तीसरा अग्र केंद्री और चौथा अत्य केंद्री। तो ये गुणसूत्र के 4 प्रकार जो है हमें कोशिका विभाजन के समय देखने को मिलते हैं। समझा? हेलो? यस टीचर। हाँ। हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग बोलो। अनुवंशिकता क्या टीचर? आनुवांशिकता यस टीचर। माता और पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण किस तरह उनके संतान में जो है वो संक्रमित होता है। अब जैसे आप अपने आप को देखते हो ना, बोलते हो यस ना, टीचर। अरे मैं तो अपने पापा के जैसी दिखती हूँ। फिर तुम्हारी बहन बोलती होगी, अरे नहीं नहीं मैं तो अपनी मम्मी के जैसी दिखती हूँ। फिर तेरा रंग तो ऐसे पापा से मिल रहा है, मेरा रंग मम्मी से मिल रहा है, ऐसे बोलते हो ना। तो यही है आनुवांशिकता, किस तरह से माता और पिता के शारीरिक लक्षण उनके संतान में, उनके बच्चों में संक्रमित होते हैं, इसी को बोलते हैं आनुवांशिकता। समझा? यस टीचर, थैंक यू टीचर। वेलकम। ओके, तो मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, जहाँ तक भी मैंने पढ़ाया है। थैंक यू। धन्यवाद।